हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम लाजवाब तरीके से चल रही होगी। भाई आपका बोर्ड एग्जाम भी अब दिन प्रतिदिन आपके करीब आ रहा है और आपकी दिल की धड़कनें भी बढ़ रही होंगी। भाई समझ सकते हैं, परेशानी हर एक स्टूडेंट के साथ होता है। नर्वस नहीं होना है बच्चों। इस टाइम में आपको दिन रात मेहनत करना है। ऐसे टाइम में आपके बहुत सारे यार दोस्त ऐसे भी वाले होंगे जो बोलेंगे यार टेंशन नहीं, भाई है ना तुम्हारा, सब हो जाएगा, तुम मत कर, पढ़ाई ही मत कर, मैं सब देख लूंगा, तेरे अगर मैं क्लास में पढ़ा हूं तो सब निपटा दूंगा। तो भैया हम उन स्टूडेंट के लिए यही कहेंगे कि खुद संघर्ष करना सीख लो, क्योंकि सहारे कितने भी भरोसेमंद क्यों ना हो, एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। तो यूं समझना है कि भैया संघर्ष आपको करना है और आज हम संघर्ष को ही लेकर के आए हैं। तो आज हम बच्चों फिजिक्स के चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 8 तक के जितने भी 2 मार्क्स यानी 2 मार्क वाले क्वेश्चन हैं उन सबको निपटाने वाले हैं। फिजिक्स के अंदर अगर हम बात कर ले बबुआ, तो जो 8 नंबर का क्वेश्चन है भैया वो आपके 2 नंबर वाला पूछा जाएगा। तो आज हम चैप्टर 1 से 8 तक और ऐसे क्वेश्चन रखे हैं भैया जो आपके बोर्ड एग्जाम में मान के चलना कि भैया 90% से ज्यादा ही पूछे जाने के उम्मीद जिनके होती है। ठीक है, जो मतलब रिपीटेड हैं, लगातार पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल को नहीं ऐड किया क्योंकि न्यूमेरिकल की हम अलग से सीरीज लाएंगे। ठीक है, याद रखना। तो चलिए देख लेते हैं। अब आपको भी भैया हमने बता दिया ना कि बिल्कुल इधर उधर का टाइम वेस्ट नहीं करना है। जितना हो सके अपने आप के लिए भैया समय निकालो, उतना ज्यादा मेहनत करो। अभी आपका काम केवल इतना है कि भाई पढ़ाई करो, बस फालतू का सोचो ही ना। चलिए शुरू करते हैं रसगुल्लों बिना किसी देरी के। चलिए तो भैया आज हम क्या करेंगे, चैप्टर 1 से लेकर के 8 तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझेंगे। सारे 2 नंबर वाले होंगे, फिर से सुन लीजिएगा। और आपको भैया कॉपी और पेन के साथ बैठना है बच्चों, इनको अच्छे से नोट करते चलिए। ठीक है, मतलब जरूरी नहीं कि रंग बिरंगा लिखो, मतलब ऐसा लिखो कि आप खुद पढ़ सको, ताकि बोर्ड एग्जाम के टाइम पे बच्चों यही आपके लिए बेहतर साबित हो सके। ठीक है, पहला क्वेश्चन बच्चों कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा मात्रक व बीमा लिखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बोला ना, जितने क्वेश्चन है सब अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा आपको लिखना है, मात्रक और साथ ही बीमा लिखना है। ठीक है, देखिए परिभाषा समझेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश को पर मतलब धन परीक्षण आवेश पर जो लगने वाला बल होता है वो क्या होता है भैया, उसी बल को कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे ये वैद्युत क्षेत्र है, कोई भैया हमने क्या है एक वैद्युत क्षेत्र ई ले लिया। इस वैद्युत क्षेत्र में मान लेते हैं कि किसी बिंदु पर, यहां पे कोई बिंदु है, इस पर क्या है कोई धन परीक्षण आवेश प्लस क्यों रखा गया है। तो इस पे जो भी बल लगेगा, इस पे लगने वाला जो बल होता है, ठीक, उस बल को ही क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सिंपल सा परिभाषा है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो बल होगा उसे कहेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो भैया हम इसके फार्मूले से ही यूं समझिए कि परिभाषा लिख सकते हैं। क्या बताया कि किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश को, क्यू नॉट का मतलब है धन परीक्षण आवेश, ये प्लस में है तो प्लस क्यू नॉट धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की जो मात्रा है या तीव्रता है उसी को कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इसको बच्चों इससे दर्शाते हैं। तो E बराबर F अपान क्यू नॉट, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर फार्मूला हो जाता है। आई परिभाषा भैया समझ में सिंपल सा है कि वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की तीव्रता को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब भैया इसका मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, क्योंकि सबसे जरूरी तो भैया मात्रक होते हैं, जितनी भी राशियां हैं मात्रक क्या हो जाएगा भाई, बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। अगर हम डायमेंशनल फार्मूला की बात कर लें तो इसका विमा क्या हो जाएगा भैया, विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे। देखिए बच्चों बल का क्या होता है, एम एल टी के घात -2 एफ का होता है, और नीचे क्या है क्यू, क्यू बराबर होता है
ए इंटू टी। ठीक है, तो भाई क्यू का मतलब क्यू का विमा यहां पे लिखा है क्योंकि क्यू बराबर आई इंटू टी होता है। तो भैया आई यानी धारा का एम्पियर, समय का ये टी हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ए टी, तो इसका ए टी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला यानी विमीय सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा भैया एम एल, और यहां पे टी इनवर्स, देखिए यहां पे टी -2 है, ये ऊपर जाएगा तो ये भी -1 हो जाएगा, तो टी इनवर्स 3 हो गया और ए ऊपर जाएगा इनवर्स 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र। तो भैया ये तो रहा भाई इसका फार्मूला, और क्या है मात्रक विमा, एफ क्या है बल है, क्यू नॉट धन परीक्षण आवेश है, ई क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आई बात समझ में रसगुल्लो? चलिए तो जल्दी से भैया इसको क्या करना है, स्क्रीनशॉट कर लेना है। हो गया ना? चलिए आगे क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा देना है। ठीक, वैद्युत द्विध्रुव है, यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा है। ठीक है, गलत क्या, यूं कह लें कि यहाँ पे भैया उस तरह से ना, आधा आधा यानी सही ही है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, भैया ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, कि वैद्युत द्विध्रुव, देखिए नाम से ही हो रहा है द्विध्रुव, क्या है द्विध्रुव है, और एक द्विध्रुव आघूर्ण है। तो भैया वैद्युत द्विध्रुव सबसे पहले जानेंगे किसे कहते हैं। देखिए वैद्युत द्विध्रुव यानी जिनके दो ध्रुव हैं। तो क्या होता है कि दो विपरीत तथा समान परिमाण के आवेश को एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रख दें तो जो भी स्ट्रक्चर बनती है या जो भी संरचना बनती है उसे कहते हैं द्विध्रुव। हमने क्या बताया कि दो विपरीत प्रकार के आवेश को, भैया विपरीत हो लेकिन परिमाण समान हो उनका, उन आवेशों को एक दूसरे से न्यूनतम दूरी पर रख दें। जैसे भैया दो विपरीत हैं, जैसे एक पे प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, एक पे क्या है माइनस क्यू आवेश है। ठीक है, थोड़ा एक मिनट सही है से लिखें, माइनस क्यू है एक पे प्लस क्यू आवेश है। तो क्या है, दो विपरीत प्रकार के आवेश हैं। तो भैया दो विपरीत प्रकार के आवेश को एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखने से, तो मान लेते हैं इनके बीच की जो दूरी है वो भैया क्या है, टोटल डिस्टेंस है 2l। क्योंकि अगर मध्य बिंदु पे कोई बिंदु अगर हम O ले लें, जैसे अगर यहाँ पे कोई बिंदु O ले लेंगे बच्चों, तो इधर का भैया अब जो डिस्टेंस है इधर का L हो गया, इधर का L, तभी तो मिलाकर के टोटल 2l हुआ। तो वही कह रहा है कि दो विपरीत प्रकार के आवेशों को एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखने से या न्यूनतम दूरी पर रखने से जो निकाय बनता है या जो संरचना बनती है उसी को द्विध्रुव कहा जाता है। ठीक है, तो भैया ये हो जाता है द्विध्रुव। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट है आपका द्विध्रुव आघूर्ण है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण जो है या इस पे न्यूमेरिकल भी बनते हैं फार्मूले पे। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, अभी जो हमने ये बनाया है निकाय, तो यहां पे समझना कि भैया दोनों आवेशों में से, इन दोनों आवेशों में कोई एक आवेश, यानी एक आवेश का परिमाण ले लेते हैं, ठीक, तथा इनके बीच की दूरी क्या है 2l है। तो भैया 2l के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसको P से दर्शाते हैं। तो P बराबर क्या हो जाएगा भैया, Q गुणे 2l। ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर फार्मूला हो जाएगा, P बराबर Q गुणे 2l। अब यहां पे अगर हम इसका मात्रक निकालना चाहें बबुआ, तो भैया मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक क्या हो जाएगा, देखिए अगर हम इसका मात्रक निकालेंगे तो यहां पर आवेश का मात्रक कूलाम, ठीक, लंबाई का मात्रक मीटर, तो क्या हो जाएगा कूलाम मीटर, क्या हो जाएगा कूलाम मीटर, ठीक, कूलाम मीटर हो जाएगा मात्रक। उसके अलावा अगर हम विमा निकालें इसका डायमेंशनल फार्मूला, क्योंकि हर एक टॉपिक क्लियर होना चाहिए बच्चों, क्योंकि बहुविकल्पी में क्या पूछता है, यही पूछता है इनका भाई मात्रक या फिर विमा, बहुविकल्पी में यही आएगा ज्यादातर। तो यहां पे विमा क्या हो जाएगा, अब देखिए भाई क्यों का तो 80 होता ही है, ठीक,
AT इसका तो होता ही है पहले, Q बराबर I इंटू टी होता है तो AT, और यहां पर आपका ये क्या है, लंबाई है, तो भैया इसका L ही होता है, लेंथ। तो इसको अगर सही से लिखे तो LTA, ठीक, LTA ऐसे याद रखना, या लता याद रखना, हमने पहले भी बताया था, इसके पहले जब ये समझा रहे थे। तो LTA यानी लता, शॉर्ट में देखें लता, LTA लता। तो लता से समझो इसका डायमेंशनल फार्मूला यानी विमीय सूत्र क्या है, याद कर लेना। ठीक है, आई बात समझ में, कोई दिक्कत हुई नहीं ना रसगुल्लो, होनी भी नहीं चाहिए बबुआ, छोटा सा टॉपिक है, प्यारा सा टॉपिक है। अब इनको रटने की जरूरत नहीं है, बस समझना है। अगर अब भी आप सोच रहे हो कि भाई हम रट्टा मारें क्या करें, तो कुछ भी नहीं होने पाला, क्योंकि ये फाइनल तैयारी है। अब तो आपके पास वक्त वैसे भी नहीं बचा ज्यादा। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, क्यों? ये भी बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, काफी ज्यादा पूछे जाना वाला क्वेश्चन है बुआ, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपन इसको कहेंगे। ठीक है, कि दो वैद्युत जो बल रेखाएं हैं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, इसका क्या कारण है? देखिए भैया, इसका कारण यह है कि यदि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती, तब किसी बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जिसका अर्थ यह है कि वैद्युत बल रेखाओं की दो दिशाएं होंगी, जो कि संभव नहीं है। अतः दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। कुछ पल्ले पड़ा? पल्ले पड़ा नहीं ना, डोंट वरी, हम बताते हैं। जैसे मान लेते हैं कि भैया दो वैद्युत बल रेखाएं हैं, ध्यान से समझिएगा, एक ऐसे है, एक ऐसे। अगर हम दोनों वैद्युत बल रेखाओं को क्या कर रहे हैं भैया, यहां पे हमने बताया दोनों वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, तो अगर काटते तो यहां पर कटान बिंदु पर भैया एक साथ यानी दो वैद्युत बल रेखाएं यानी दो दिशाएं बन जाती। ठीक है ना, तो यहां पर अब आप देख रहे हैं कि भैया एक साथ दो दिशाएं हो रही हैं, जबकि ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहां पर कारण में आपको यही लिखना है कि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। यदि ये दोनों बल रेखाएं एक दूसरे को काटती, तब किसी बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती, जैसे आपको फिगर में दिख रहा है, जो कि क्या है, संभव नहीं है। ठीक, मतलब इसका मतलब ही यही है कि भैया वैद्युत बल रेखाओं की दो दिशाएं होंगी, जबकि ये पॉसिबल है ही नहीं एक साथ की दो दिशाएं हैं। ठीक है, तो यही कारण है कि ये एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन लॉजिकली क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी काफी लाजवाब है। इस क्वेश्चन को तो भैया हम मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलेंगे, जरूर बोलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर आपको एग्जाम में दिखाई पड़ेगा हर साल किसी ना किसी सेट में, कि दो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल की सहायता से वैद्युत मतलब यहां पे शीलता का मात्रक व विमीय सूत्र निकालना है। ठीक, वैद्युतशीलता का मात्रक निकालना है और इसका डायमेंशनल फार्मूला यानी विमीय सूत्र निकालना है। अब दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है, तो लिखेंगे भैया कि दो आवेशों के बीच जो बल लगता है, तो दो आवेशों के बीच लगने वाला बल। अब दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है, कूलाम का नियम आपने पढ़ा है अच्छे तरीके से बबुआ। तो कूलाम का नियम क्या होता है भैया, तो कूलाम का नियम हो जाता है बच्चों कि 1 ठीक यानी F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाता है Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। हमको चाहिए एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालना है और इसका विमीय सूत्र। अगर इसको यहां भेज दें तो भैया एप्सिलॉन नॉट बराबर 1 ये हो जाएगा 4 पाई इंटू का ये F आ जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा भैया Q1
Q2 अपान R स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए जब भी मात्रक की बात आती है तो मतलब वहां पर बच्चों जो कांस्टेंट वैल्यू है उनसे कोई लेना देना ही नहीं होता है। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर अगर देखें तो 1 अपान यहाँ पे केवल F बच गया और यहाँ पे भैया Q1 Q2 अपान R स्क्वायर इतना हो गया। ठीक है, अब देखेंगे तो हमको निकालना है मात्रक। अब देखिए इसका मात्रक क्या हो जाता है भाई, कूलाम है और कूलाम दोनों, तो यहां पे दो बार है तो कूलाम और ये हो गया गुणे कूलाम। ठीक है, क्योंकि पूरा निकालना है आपको। और नीचे भैया क्या हो जाएगा, F क्या है तो बल का मात्रक न्यूटन, F क्या है बल, तो बल का मात्रक न्यूटन। और उसके बाद यहां R स्क्वायर है तो भैया यहां पर क्या हो जाएगा लंबाई का, भाई ये क्या है R दूरी है। ठीक, तो ये मीटर हो जाएगा, स्क्वायर है क्योंकि R स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। अब जो इसका मात्रक बन गया, आपको मात्रक क्या दिखाई पड़ रहा है, तो मात्रक आपका आ गया भैया क्या चीज, कूलाम स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। या इसको ऐसे बोलेगा भैया, ऐसे लिखना होगा, बहुविकल्पी में दे देगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो किसी भी तरीके से ये हो जाएगा आपका क्या चीज, मात्रक। ठीक है, तो इस तरह से आप दो आवेशों के बीच लगने वाले बल की सहायता से क्या है एप्सिलॉन नॉट, जिसको क्या बोलते हैं वैद्युतशीलता कहते हैं, इसका मात्रक निकाल सकते हैं। अब विमीय सूत्र भैया, इसका डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालेंगे, इसका विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं, चलिए वो भी हम देखेंगे। भैया इसका विमा कैसे निकाला जाएगा, देखिए बबुआ यहां पे यहीं से देखिए, ये इसका अगर हम एप्सिलॉन नॉट बराबर देखें तो इसका कूलाम है तो कूलाम अभी क्यों बराबर आई इंटू टी बताया फार्मूला, आई धारा है, इसका एम्पियर ए होता है और समय का टी, तो यहां पे ये ए टी हो गया और यहां पर भी ये 80 दो बार हो जाएगा। ठीक है, पूरा एकदम डिटेल्स में निकालेंगे आपको। ठीक, और न्यूटन है यानी बल का मात्रक है तो भैया यहां से नहीं, पूरा यहां से F है बल, तो बल का होता है ML T के घात माइनस का 2। ठीक है, T के घात माइनस का 2 और R स्क्वायर है तो भैया इसका क्या हो जाएगा केवल, मतलब यहां पे R स्क्वायर यानी L स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहां से लिख सकते हैं, ये तो हो जाएगा A स्क्वायर T स्क्वायर। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ML T के घात, यहां L 3 है ना, M हो गया भैया, उसके बाद L स्क्वायर है एक यहां पे, ML के घात ये 3 हो गया और T के घात -2 हो गया। ठीक, ये चीज अब इसको अगर हम सही से लिखेंगे पूरा एक MLT के रूप में तो भैया ये ऊपर जाएगा तो M इनवर्स 1, फिर L यहां पे है तो ऊपर जाएगा L इनवर्स 3 और T पे क्या हो जाएगा, यहां पे 2 है, ये नीचे माइनस का 2 है, ऊपर जाएगा प्लस का 2 4, T पे 4 और यहां पे क्या हो जाएगा A स्क्वायर। तो ये हो जाएगा क्या चीज, एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र, बोले तो विमा, डायमेंशनल फार्मूला। तो याद रखना ठीक कि इसका निकालने का पूछा जाएगा तो बच्चों आपको इस तरह से पूरा इस फार्मूले की मदद से यानी कूलाम के नियम की सहायता से आपको निकालना पड़ेगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए बच्चों जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ सकें। हो गया ना भैया, चलिए आगे चलते हैं बच्चों, अगला टॉपिक देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि वैद्युत विभवांतर से क्या तात्पर्य है। एक वैद्युत विभवांतर की यानी परिभाषा आपको लिखना है, किसे कहते हैं। देखिए वैद्युत विभवांतर और वैद्युत विभव दो चीजें होती हैं। वैद्युत विभव क्या होता है पहले वो जान लेते हैं। जैसे क्या है, कोई धन परीक्षण आवेश अनंत में रखा गया है तो एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर मान लेते हैं यहां पर लाना है, लाने में जो किया गया कार्य होता है वो विभव होता है। क्या परिभाषा बताया, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित किसी बिंदु तक लाने में
जो कार्य करना पड़ जाए वही विभव होता है। बट अब की बार है विभवांतर, तो इसको एक लाइन में एक सिंपल सी परिभाषा हम बता सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। जिससे मतलब वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु ए है और यहां पर एक बिंदु बी है, ठीक है। तो यहां से कह रहा है दो बिंदुओं के बीच यहां से यहां तक अगर लाना है, भैया मान लेते हैं कि आवेश यहां पर कोई रखा है, इसको बी से ए तक लाना है। अब लाने में जो कार्य होगा वही विभवांतर हो जाएगा। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एक बिंदु से धन परीक्षण आवेश को दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़े वो विभवांतर है। या फिर हम कह सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो भैया आप कुछ भी लिख सकते हो। तो यहां पर भैया हम परिभाषा लिखे हैं कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। भी वही चीज तो बताया कि भैया मान लेते हैं ये बिंदु ए है और यहां पर क्या है, एक बिंदु बी है। तो अगर हमको भैया क्या है, धन परीक्षण आवेश को यहां से यहां तक लाने में जो भी कार्य करना पड़ जाए वही क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। ठीक है, वही क्या कहलाता है भैया, विभवांतर। तो अब जैसे बी से ए तक ला रहे हैं तो हम वी बी माइनस वी ए बराबर लिख देंगे, क्या होता है v बराबर W बाई क्यू, क्योंकि धन परीक्षण आवेश को लाने में जो यहाँ पे कार्य किया जाता है तो W बाई क्यू या क्यू नॉट, तो धन परीक्षण आवेश है तो क्यू नॉट दर्शा दिया। ठीक है, तो यही क्या हो जाता है भैया, फार्मूला हो जाता है। अगर विभव बराबर होता है तो केवल v बराबर W बाई क्यू नॉट लिख देते हैं, बस दोनों परिभाषा, ठीक है, दोनों हो जाएंगे, याद रखना। अब यहां पे भैया हम मात्रक निकाल लेते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, तो मात्रक क्या हो जाएगा भाई, अगर यहां से गौर से देखें, कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलाम, जूल प्रति कूलाम, या इसी को क्या कहते हैं भैया, वोल्ट कहते हैं। ठीक है, इसी को वोल्ट कहते हैं। अब आराम से आप इसी भैया इसका डायमेंशनल फार्मूला भी निकाल सकते हैं। विमा अगर निकालने को पूछे रसगुल्लों, और पूछता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, अगर विमा पूछ ले कैसे निकालोगे भाई, कार्य का होता है, देखो अभी तक हमको बल का पता था, बट W बराबर F इंटू एस होता है, तो यहां पे कार्य का कह सकते हैं M L स्क्वायर T माइनस 2, क्यों, क्योंकि अब की बार S दूरी है तो यहां पे इसीलिए एक L एक्स्ट्रा हो गया, तो M यहां से क्या हो जाएगा, कार्य का हो जाएगा M L स्क्वायर T इनवर्स 2, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला। और उसके बाद नीचे क्यू है तो क्यू का तो बबुआ AT होता है, क्या होता है, AT होता है, तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा भैया क्या चीज, M, और उसके बाद L स्क्वायर, अब यहां से भैया T ऊपर जाएगा, एक यहां पे जाएगा, इनवर्स हो जाएगा तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, A ऊपर जाएगा तो A इनवर्स 1 हो जाएगा, तो M L स्क्वायर T के घात -3 A की घात -1, ये विमा हो जाएगा, ये आपका मात्रक, और ये रहा फार्मूला। ठीक है, आई बात समझ में। तो ऐसे भी परिभाषा सुन लेना रसगुल्लों कि दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना, चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिखना है। वैद्युत फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स दोनों एक जैसे मिलते जुलते हैं। ठीक है, यहाँ वैद्युत की बात है, वहां मैग्नेटिज्म का होता है मैटर, यानी चुंबक की बात होती है। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, ये भी बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, इतना जरूर कहेंगे बच्चों। ठीक, क्योंकि 2 नंबर में ज्यादातर आपका डेफिनेशन वाले क्वेश्चन ही आएंगे, ज्यादातर जो परिभाषाएं होती हैं। वैद्युत फ्लक्स क्या है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, देखिए क्या बना है, मान लेते हैं कि क्या है, कोई एक वैद्युत क्षेत्र है और उसमें कोई एक काल्पनिक पृष्ठ हम मान लेते हैं यूं है,
और इस पृष्ठ के अभिलंबवत मान लेते हैं कि यहां पर वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। इस तरह से तो यहां पर ये क्या है, वैद्युत बल रेखाएं। यह है क्या, ये है वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं। तो हमने परिभाषा में क्या बताया, ये कोई एक पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल मान लेते हैं कि भैया ये क्या है, कोई एक पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल a है। तो यही तो बताया गया, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल के अभिलंबवत ये जो गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं हैं, इनकी संख्या को ही कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। तो इसके लिए जैसे अगर हम फार्मूला, अभिलंबवत गुजर रही हैं, ठीक है, तो इनके लिए जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा भैया फाई ई। इनको फाई ई से दर्शाते हैं। ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र को दर्शाएगा। फाई ई बराबर ई इंटू ए, ठीक है, ई इंटू ए, ये फार्मूला हो जाता है, ठीक, वैद्युत फ्लक्स का। अब मान लेते हैं कि ये क्या होती हैं, किसी कोण के साथ गुजरती हैं, कोई कोण बनाते हुए। कोई कोण बनाते हुए इस तरह से क्या है भैया, गुजरती हैं। एक मिनट, ऐसे, ठीक है। ठीक, इस तरह से ये वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, ठीक है, इस तरह से। ये यानी कहने का मतलब ये क्या है भैया, थीटा कोण बनाते हुए। ये अगर इस तरह से देखें तो अगर थीटा कोण बनाते हुए, तो इसके लिए जो फार्मूला हो जाता है वो फाई ई बराबर हो जाता है ई इंटू ए कॉस थीटा, क्योंकि ये थीटा कोण पर गुजर रही हैं, ठीक है। तो यही हो जाता है आपका वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला, ठीक। और आपको कमेंट करना, आपके लिए क्वेश्चन है, कई बार बहुविकल्पी में भी करवाएं, इसका मात्रक क्या होता है आपको बताना है। आपके भैया ये आपके लिए छोड़ रहे हैं, इसका मात्रक क्या होता है आपको बताना है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, ठीक है। तो परिभाषा समझ में आ गया कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल से अभिलंबित ये गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। फार्मूला याद रखना, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल भी बच्चों बन जाते हैं कभी कभार, ठीक है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अनुगमन वेग, या फिर कह लें भैया अपवाह वेग किसे कहते हैं, और वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध लिखना है। ये तो भैया जितना हम कहें कम ही है इसके बारे में, ठीक है। इसको तो अपन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलेंगे, क्योंकि भाई कोई ऐसा ईयर नहीं जब ये ना पूछा गया हो। ये आपका बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, आप कोई भी ईयर का उठाओ, चाहे 20, 21, 22, 23, 24, 25, नहीं 25 में तो हुआ ही नहीं है, लेकिन रखा है क्वेश्चन, याद रखना 100% ये मान के चलो, ठीक है। तो मतलब हर साल पूछा जाता है, इतना याद रखना। एक मिनट बबुआ, तो अनुगमन वेग या अपवाह वेग क्या होता है, ध्यान से समझना, ठीक, रटना नहीं है। हम बोलते हैं ना कि भाई किसी में अब आपको रटने की जरूरत है ही नहीं, अगर रटोगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, मान लेते हैं ये कोई चालक है, ठीक है,
आपको एक परिपथ दिख रहा है। तो अब इसमें समझना है कि अनुगमन वेग क्या होता है। तो वह वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं भैया इसमें क्या है, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ठीक, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो क्या बताया, वह वेग जिसके द्वारा चालक के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वो आयनों से टकराते हुए बाह्य वैद्युत क्षेत्र, ये कोई बाह्य वैद्युत क्षेत्र है, तो बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में क्या होते हैं, बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में भैया वो क्या होते हैं, वो धन सिरे की तरफ, ये आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, ये धन सिरा है, ठीक है, ये क्या है, धन है, ये भाई ऋण है, ठीक। तो यहां पर आपको धन सिरा दिखाई पड़ रहा है बबुआ और एक ऋण सिरा, ठीक है। तो यहां पे भैया धन सिरा दिख रहा है और ऋण सिरा दिख रहा है। तो हमने क्या बताया कि वह वेग जिसके द्वारा ये चालक के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है आयनों से टकराते हुए बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे की तरफ, यानी इधर की तरफ ये जो वेग लगेगा, ये इसकी दिशा इधर है, तो धन सिरे की तरफ क्या होते हैं, आगे बढ़ते हैं। उस वेग को क्या कहते हैं, अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। आई बात समझ में, भाई परिभाषा एकदम सिंपल सा है कि वह वेग हमने बताया जिसके द्वारा ये जो चालक के इलेक्ट्रॉन हैं वो आयनों से टकराते हुए बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे की तरफ, यानी इधर की तरफ जैसे ये गति कर रहे हैं धन सिरे की, ये धन सिरा है, ये ऋण सिरा है बैटरी का, तो धन सिरे की तरफ गति करते हैं, तो वही वेग क्या कहलाता है, अनुगमन वेग कहलाता है। इसको वी सफिक्स डी या वीडी से दर्शाते हैं। अब यहां पर जो भाई फार्मूला होता है, ठीक, जो फार्मूला है, फार्मूला क्या कह रहा है, बोल रहा है कि वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। तो भैया लिखेंगे कि वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, तो संबंध क्या होता है भाई, वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, जो संबंध होता है बच्चों वो होता है I बराबर NE V सफिक्स डी, ठीक, ये क्या हो जाता है, फार्मूला हो जाता है, ठीक है। और इसमें भाई प्रतीक आप याद रखना क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। I क्या है, N क्या है, E क्या है, A क्या है, V सफिक्स डी क्या है, ठीक है। तो सब जानना बेहद जरूरी है। I क्या है, तो भैया ये धारा को दर्शाता है। N क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है, क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ठीक। E क्या है, तो यहां पर चालक पर इलेक्ट्रॉन, केवल यहां पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं, मतलब यूं कह सकते हैं चालक का जो इलेक्ट्रॉन है वो E से दर्शाया गया है, बाकी इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो N है। और A क्या है भैया, तो ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल, ठीक। और V सफिक्स D क्या है, यही तो है आपका क्या चीज, एक मिनट, अनुगमन वेग, ठीक है, यही तो आपका अनुगमन वेग हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना ये फार्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, I बराबर NE V सफिक्स D, ये क्योंकि VD अनुगमन वेग, I क्या है, धारा, तो यही वैद्युत धारा और धारा सॉरी अनुगमन वेग में संबंध हो जाता है। आई बात समझ में, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है भैया, अगला क्वेश्चन है कि मतलब चुंबकशीलता तथा वैद्युतशीलता में संबंध स्थापित करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के नजरिए से बबुआ ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। या फिर इसी क्वेश्चन को ऐसे बोलेगा कि भैया यहां पे म्यू नॉट इंटू एप्साइलन नॉट का मान कितना होता है, ठीक है। तो कैसे भी पूछा जा सकता है, कोई दिक्कत ना, ठीक, हम हैं तो टेंशन तो वैसे भी नहीं लेना। देखिए भाई चुंबकशीलता है म्यू नॉट,
तो म्यू नॉट बराबर फार्मूला, म्यू नॉट का मान कितना होता है पहले ध्यान से समझिएगा। ठीक, म्यू नॉट अगर देखें, जैसे आपने एक चीज पढ़ा है चुंबक वाले चैप्टर में, म्यू नॉट अपान 4 पाई, इसका वैल्यू आपने पढ़ा है 10 के घात -7, ठीक है, कितना, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ये पढ़ा है। अगर हम म्यू नॉट अकेले का देखें तो म्यू नॉट बराबर 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। और एक चीज आपने और भी पढ़ा है बबुआ, एक चीज आपने और देखा है, वो चीज क्या है कि आपने देखा है कि 1/4 पाई एप्साइलन नॉट के बराबर क्या होता है, तो इसका 9 गुणे 10 के घात 9 ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये भी पता है। अगर यहां से केवल हम एप्साइलन नॉट अकेले का मान ले लें, एप्साइलन नॉट अकेले का मान, तो ये भी इसके साथ, मतलब यहां पर इसको कर दें तो ये इसके साथ आ जाएगा, है ना, क्योंकि अगर इसको यहां कर दें तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू पाई, और ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9। अब की बार ये भैया क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, याद रखना। तो यहां से हमको म्यू नॉट का मिल गया, यहां पे एप्साइलन नॉट, मतलब ये निर्वात की क्या है, चुंबकशीलता है, ये निर्वात की क्या है, वैद्युतशीलता है। अब इनका भैया गुणनफल हमको निकालना होगा, ठीक है, इनका गुणनफल, मतलब गुणनफल निकालना है तो हमको निकालना पड़ेगा म्यू नॉट इंटू एप्साइलन नॉट। अब यहां पर हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। म्यू नॉट का मान दिख रहा है बच्चों कितना है, 4 इंटू पाई इंटू 10⁻⁻7, ये गुणे में क्या हो जाएगा भैया, एप्साइलन नॉट का 1/, ये कितना है 4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻9 हो गया, ठीक है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो यहां पे म्यू नॉट इंटू एप्साइलन नॉट बराबर भैया ये बन गया आपका 1/, नीचे रखेंगे 9 गुणे, ये 10 के घात -9 है तो नीचे आएगा प्लस में, सॉरी 10 के घात -7 है, नीचे आएगा +7, तो 10 के घात ये 9 है गुणे ये 10 के घात 7 हो गया। तो यहां पे लिख सकते हैं म्यू नॉट इंटू एप्साइलन नॉट 1/, ये 9 गुणे 10 के घात ये 16, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू नॉट इंटू एप्साइलन नॉट बराबर 1/, इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 10 के घात 8, भैया पूरे का स्क्वायर कर सकते हैं। या फिर बच्चों हम म्यू नॉट इंटू एप्साइलन नॉट बराबर कितना लिख सकते हैं 1/, ये भैया 3 गुणे 10 के घात 8 मीटर पर सेकंड प्रकाश की चाल होती है, इसके स्थान पे c और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो यही क्या हो जाएगा, संबंध हो जाएगा, ठीक है, यही क्या हो जाएगा, संबंध हो जाएगा। या फिर कभी कभार डायरेक्टली बबुआ इसको c बराबर पूछ लेता है तो याद रखना इसको यहां भेज देगा, तो अगर c बराबर अकेले पूछेगा तो यहीं पर ये चीज नीचे चला जाएगा करनी में, तो रूट में हो जाएगा म्यू नॉट इंटू एप्साइलन नॉट। तो इसको ऐसे भी पूछता है तो इसको भी अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक, क्योंकि जब यहां ले जाएंगे c स्क्वायर बराबर ये इधर आ जाएगा, c अकेले बराबर कर देंगे तो भैया यहाँ पे जब रूट हटेगा मतलब वर्ग हटेगा तो यहाँ करनी लग जाएगा। आई बात समझ में, तो ये हो जाता है म्यू नॉट इंटू एप्साइलन नॉट के बीच में संबंध, तो ये 1/c² आता है इसका गुणनफल, या c बराबर कर लें तो इतना आएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, चलिए चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है किरचॉफ का धारा नियम क्या है और यह किस सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है, कई बार पूछा गया है बच्चों। किरचॉफ के 2 नियम हैं, अब दोनों जब पूछेगा याद रखना, अगर दोनों पूछेगा भैया तब आपका क्वेश्चन 3 नंबर में होता है, उसी के साथ थोड़ा मसाला ऐड कर देगा यानी न्यूमेरिकल तो 5 नंबर का, नहीं तो बच्चों ये क्वेश्चन जनरली 2 नंबर का पूछता है,
इंपॉर्टेंट है कि किरचॉफ का जो धारा नियम अर्थात जिसको संधि का नियम कहते हैं वो क्या होता है। तो चलिए जानते हैं। और ये कह रहा है किस सिद्धांत पर आधारित होता है। देखिए किरचॉफ का जो धारा नियम होता है वो क्या कहता है कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मतलब जैसे भैया कोई बिंदु है, यहां से जैसे ये धारा आ रही है, ठीक है, एक यूं जा रही है ऐसे, ठीक है, एक ऐसे है, ठीक, एक ऐसे है और एक इस तरफ से। तो ये मान लेते हैं कोई संधि है बिंदु O पर, इसमें धारा ये मान लेते हैं I1 है, ये क्या है I2 है, ये क्या है ये I3 है और ये क्या है भैया I4 है और ये क्या है I5 है। ठीक, तो क्या कह रहा है भाई, किरचॉफ का नियम बोल रहा है कि किसी मतलब इस नियम के अनुसार किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग। देखिए बीजगणितीय योग में क्या होता है, एक मिनट, बीजगणितीय योग कह रहा है तो बीजगणितीय का योग का मतलब यहां पे सिग्मा से है। बीजगणितीय योग समस्त धाराओं का बीजगणितीय जो योग होता है वो क्या कह रहा है, शून्य होता है। यही क्या हो जाता है, संधि का नियम या फिर कह लें धारा का नियम। इसका मतलब यह होता है बच्चों कि किसी बिंदु पर जितनी धारा अंदर की तरफ आ रही है उस बिंदु से उतनी ही धारा बाहर की तरफ निकल रही है, तो ये दोनों यानी आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब जो धारा आई है ये इनपुट धारा और आई ये आउटपुट, ये दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, यानी किसी संधि पर अगर सबका हम देखें तो उनका बीजगणितीय योग 0 होगा, बाकी अंदर आने वाली धारा और बाहर जाने वाली धारा का योग दोनों बराबर होता है। यानी जितनी धाराएं अंदर आ रही हैं उनका योग और जितनी धाराएं बाहर जा रही हैं उनका योग बराबर होता है। ठीक, अगर जैसे टोटल धारा के बारे में बात कर लें तो भैया I1 अंदर की तरफ आ रही है प्लस I2, तीर देखना अंदर की तरफ I2 का भी है और प्लस अंदर की तरफ I3 का भी है। अब उसके बाद भाई यहां से बाहर की तरफ जा रही इसलिए माइनस का ये I4 और यहां पर ये भी बाहर जा रही I5 बराबर का 0। अब यही जब हम इसको उधर भेजते हैं तो जैसे I1 प्लस I2 और प्लस I3 अब बराबर करेंगे तो भैया I4 और I5 ये बराबर। तो यही कह रहा है ये नियम यही तो बोल रहा है कि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। इसका मतलब ये है कि इन तीन जो ये आपको 3 लाइन दिख रही, इन 3 मतलब तार जैसे मान लेते हैं, इनमें जितनी धारा आ रही है ये इन 2 मतलब तारों से धारा बाहर जा रही है। ठीक है, जैसे हमने एक एग्जाम्पल भी बताया था जब इसको हम पूरा डिटेल्स में समझा रहे थे, जैसे एक कोई मोटी सी पाइप है, वो उस मोटी सी पाइप में पानी आ रहा है और वो पाइप एक ऐसी जगह गिर रही जहां से 3 नालियां निकली हुई हैं। तो भाई जितना पानी उस पाइप में आएगा उतना ही पानी उन तीनों नालियों से भी जाएगा। जैसे किसी नहर में पानी आ रहा है, अब कोई नहर आ रहा है तो भैया उस नहर से पता चले 4 से 5 नाले बट गए तो उन 4-5 नालों में भाई उतना ही पानी होगा सब मिलाकर जितना उस एक नहर में आ रहा है। तो यही होता है, यानी आने वाली धारा का जो योग है वो जाने वाली धारा के योग के बराबर होता है। यही होता है किरचॉफ का पहला नियम। और कुछ पूछता है कि ये भैया किस सिद्धांत पर काम करता है, तो भैया यह क्या है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। आवेश संरक्षण, ठीक है, के सिद्धांत पर आधारित है। आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है ना, ये क्या करता है भैया, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। आई बात समझ में। और दूसरा जो नियम होता है वो क्या होता है, उसको बोल्टता का नियम बोलते हैं या फिर उसी को बंद पास का नियम कहते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा, ठीक, और उसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। वो भी हमने देखा है, बट ये ज्यादा पूछा जाता है 2 नंबर में। ठीक है, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
हो गया ना भैया। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन है कि चल कुंडली धारामापी की सुग्राहिता का व्यंजक लिखिए। और चल कुंडली धारामापी की सुग्राहिता कैसे बढ़ाई जा सकती है? यह भी बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखना। चलिए देखते हैं, बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, आसान सा है, एकदम लाजवाब वाला है कि चल कुंडली धारामापी की सुग्राहिता का व्यंजक यानी फार्मूला लिखना है। तो चल कुंडली धारामापी की सुग्राहिता कैसे निकालते हैं? भैया सुग्राहिता तो हमने आराम से निकालना सब समझाया है डिटेल्स में। तो इसके सुग्राहिता के लिए जो फार्मूला होता है वो I इंटू एस होता है, I सफिक्स एस बराबर ये NAB अपान T, ठीक है। डायरेक्टली फार्मूले पे हम आते हैं, ये फार्मूला होता है सुग्राहिता के लिए, ठीक। तो यहां पे धारा की सुग्राहिता IS है, तो सब कुछ जानना बेहद जरूरी है कि N क्या है, A क्या है, ठीक है, और उसके बाद भाई B क्या है, ठीक, और साथ में C क्या है, और IS क्या है, तो धारा की सुग्राहिता, धारा की सुग्राहिता। तो देखिए जो N होता है ये क्या है, फेरों की संख्या। क्या होती है बच्चों? फेरों की संख्या, फेरों की संख्या है बबुआ। A क्या है, तो ये क्षेत्रफल है, चल कुंडली जो धारा मापी होती है, ठीक है, उसका क्षेत्रफल है कुंडली। और उसके बाद बी क्या है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है, चुंबकीय क्षेत्र। सी क्या है, तो ऐंठन है, ऐंठन को बताता है कि उसमें कितना ऐंठन है कुंडली में, ठीक है ये। और आई एस क्या है, तो धारा मापी की, मतलब ये धारा की सुग्राहिता होती है। अब एक क्वेश्चन और इसमें ऐड किया है, क्वेश्चन ये है कि चल कुंडली धारामापी की सुग्राहिता कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो भैया कुंडली के क्षेत्रफल में वृद्धि करके, ये तो बहुविकल्पी में भी समझाया था, कुंडली के क्षेत्रफल को बढ़ाकर क्षेत्रफल में वृद्धि करके, वृद्धि करके, ठीक है, कुंडली के क्षेत्रफल में वृद्धि करके पूरा लिख देते हैं। एक मिनट, ओ भाई लगता है कहीं मक्खी वक्खी बैठ रही तभी नहीं काम कर रहा है। चलिए लिखेंगे वृद्धि करके धारामापी, धारामापी की सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। ये होता है कि भैया कुंडली के क्षेत्रफल में वृद्धि करके धारा मापी की सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन छोटा सा है, नन्हा मुन्ना सा है, बट मजेदार है, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है बबुआ? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वप्रेरण गुणांक की भैया परिभाषा व मात्रक लिखना है। अब इससे ज्यादा फिजिक्स में दमदार क्वेश्चन नहीं हो सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है एग्जाम के नजरिए से, यानी हर साल पूछा जाता है, याद रखना, ठीक है। लिख भी दे रहे हैं, ना यकीन होना, ये दावे के साथ हम कह रहे हैं बच्चों, 100% गारंटी इस बात की ले सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए कि एक स्वप्रेरण गुणांक, दूसरा अन्योन प्रेरण गुणांक, क्योंकि आपका जो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण वाला चैप्टर है उसमें भैया आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही दो टॉपिक है क्या इस चैप्टर में? यही तो है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का नियम और एक स्वप्रेरण गुणांक, अन्योन प्रेरण गुणांक, बस चैप्टर खत्म, ठीक है ना। छोटे मोटे नन्हे से इधर उधर से टॉपिक और हैं, लेकिन आपका चैप्टर ही पूरा यही है। तो भैया पूछेगा क्यों नहीं, 100% पूछेगा, ठीक है। और पूछा भी गया, कोई भी पेपर उठाओ, कोई भी ईयर का उठाओ, जरूर आपको दिखाई पड़ेगा। तो भैया स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है? अब स्वप्रेरण क्या होता है भाई? जब किसी कुंडली में क्या होता है भाई, कोई हम वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें वैद्युत चुंबकीय फ्लक्स के मान में जो परिवर्तन होता है उसके कारण जो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, तो ये घटना कहलाती है स्वप्रेरण। स्व का मतलब एक, अपने आप में ही, अपने आप में ही, यानी एकल कुंडली में ही ये घटना होती है स्वप्रेरण। जबकि अन्योन्य में, अन्योन्य नाम ही है अन्य, तो उसमें दो कुंडलियों के बीच का खेल होता है। लेकिन यहां पर देखना है कि स्वप्रेरण गुणांक होता क्या है। तो किसी कुंडली का जो स्वप्रेरण गुणांक होता है
उस विद्युत वाहक बल, या हम कह लें कि भैया प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, जो कि इस कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। नहीं समझ में आया? देखिए ध्यान से समझिएगा। जो भैया स्वप्रेरण होता है, इसमें जो चुंबकीय फ्लक्स होता है फाई, वो प्रवाहित धारा आई के समानुपाती होता है। ठीक है, यानी भाई चुंबकीय फ्लक्स के मान में जब तक परिवर्तन होगा तब तक धारा बहती रहेगी। भाई परिवर्तन होना बंद तो धारा का प्रवाह रुक जाएगा। तो इसमें यूं कह लें कि जो चुंबकीय फ्लक्स होगा फाई जो होगा वो आई के क्या होता है, बराबर होता है। या फिर हम बच्चों इसको आगे लिखें तो भैया फाई बराबर, यहां इसको जब हटाएंगे तो एल इंटू आई हो जाता है। एल क्या है, कांस्टेंट है, नियतांक है, इसी को स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। ठीक, अब इनका कर क्या देते हैं, अवकलन। क्या करते हैं, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, जब अवकलन अगर हम कर देंगे बुआ तो ये हो जाएगा डी फाई अपान डी टी बराबर, ये हो जाएगा भैया आपका क्या चीज, डी अपान डी टी, क्योंकि टी के सापेक्ष कर रहे हैं, ये एल इंटू आई है। ठीक है, एल इंटू आई है। या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं डी फाई अपान डी टी बराबर, एल बाहर ले लिया और ये क्या हो गया भैया, यहां पे डी आई, देखिए एल बाहर निकाले, डी आई अपान डी टी। अब चूंकि ध्यान से समझिएगा, चूंकि ये जो होता है ई बराबर ये डी फाई अपान डी टी होता है। ठीक है, क्योंकि आपने फैराडे के नियम में पढ़ा है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन दर के, मतलब ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ठीक, तो यहां पे डी फाई अपान डी टी बराबर ई होता है। ठीक, तो यहां पर भैया हम क्या रख देंगे बच्चों, इसके स्थान पे ई रख देंगे। ई बराबर क्या हो जाएगा, एल इंटू डी आई अपान डी टी। या फिर हमको चाहिए स्वप्रेरण गुणांक एल बराबर, तो एल बराबर करेंगे, ये नीचे आ जाएगा, तो ई अपान ये हो जाएगा डी आई अपान डी टी। ठीक है, डी आई अपान डी टी, यही क्या हो जाता है, स्वप्रेरण गुणांक के बराबर फार्मूला हो जाता है। ठीक है, फार्मूले में आप माइनस भी लगा सकते हो, क्योंकि माइनस चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन को दर को बताता है। अब यहां पर भैया इसी फार्मूले में आप समझिएगा, यहीं से सारा खेल है। यदि बच्चों इसमें, ठीक है, यदि हम क्या कर दें भैया, ध्यान से समझिएगा, यदि यहां पर कि डी आई अपान डी टी, यानी इसका जो परिवर्तन दर है वो एक मान ले, अगर हम एक मान ले तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा, फार्मूला आपका एल बराबर, भैया इसके स्थान पे एक रख दें तो केवल ई ही तो होगा। अब परिभाषा क्या कह रहा है वो समझिए, कह रहा है कि किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक यानी एल, कह रहा है उस प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये क्या है, विद्युत वाहक बल है, उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है, जो कि कह रहा है कि उस कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर, यानी एक होने पर उत्पन्न होता है। बस यही तो बोल रहा है ना। तो भैया ये परिभाषा कहां से, इस फार्मूले से आया। अगर इस फार्मूले में डी आई अपान डी टी बराबर एक रख देंगे तो परिभाषा तैयार कि स्वप्रेरण गुणांक उस विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ठीक है, जो कि उसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। बस सीधी सी बात। तो आपका मेन फार्मूला ये हो जाता है, याद रखना। ठीक है, तो ये पूरा आपको अच्छे से भैया समझना पड़ेगा। आई बात समझ में रसगुल्लों? चलिए अब यहां पे हम समझ लेते हैं इसका भैया मात्रक क्या होता है। तो मात्रक भी जान लेते हैं बच्चों। मात्रक क्या होता है भैया, कोई बताएगा? हेनरी। मात्रक क्या होता है? हेनरी। तो भैया मात्रक लिखे हैं तो चलिए हम विमा भी समझ लेते हैं, क्योंकि वो भी तो जरूरी है। विमा होता है बच्चों एम एल स्क्वायर टी के घात -2 ए की घात -2। ठीक है, तो ये हो जाता है क्या चीज, स्वप्रेरण गुणांक का विमीय सूत्र। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया? चलिए, तो ये तो रहा भैया स्वप्रेरण गुणांक। चलिए अब आगे समझते हैं। अगला टॉपिक है
आपका भैया ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। लेकिन इससे पहले भैया हम समझ लेते हैं अन्योन प्रेरण गुणांक को, क्योंकि स्वप्रेरण गुणांक अन्योन प्रेरण गुणांक दोनों एक साथ चलते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अन्योन प्रेरण गुणांक क्या होगा? देखिए अन्योन प्रेरण गुणांक में क्या चलता है भैया, अब की बार जैसे दो कुंडलियां होंगी, जैसे एक कुंडली इधर है और एक कुंडली इधर है। अब की बार भैया होगा क्या, जैसे एक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के में परिवर्तन किया जा रहा है, तो इसके कारण इस भाई कुंडली के कारण जो चुंबकीय फ्लक्स में जो रेखाएं गुजरेंगी उसके कारण इस वाले कुंडली में भी क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल जनरेट हो जाएगा, जिसके कारण इसमें भी प्रेरित विद्युत वाहक बल मतलब उत्पन्न होने के कारण प्रेरित धारा भी उत्पन्न हो जाएगी। जैसे ही इस कुंडली को हम हटा लेंगे इसमें धारा का प्रवाह रुक जाएगा। तो ये जो घटना होती है इसे कहते हैं अन्योन्य प्रेरण। क्या कहते हैं? अन्योन्य प्रेरण। यानी जब एक कुंडली के कारण दूसरी कुंडली में क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, तो वो घटना होती है अन्योन्य प्रेरण। बट अब की बार समझना है कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक, ठीक है, तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक हमको समझना है भैया। चलिए अब परिभाषा अगर आप समझना चाहेंगे भैया, परिभाषा हम क्या लिखेंगे पहले वो जान लेते हैं, फिर अच्छे से समझेंगे कि किन्हीं दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण जो गुणांक होता है, किसी द्वितीय कुंडली में प्रेरित उस विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जो कि प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा परिवर्तन की दर होने पर उत्पन्न होता है। मतलब अब की बार क्या है कि जो दो कुंडलियां थीं इनमें कह रहा है कि अब की बार जो दूसरी कुंडली का जो फ्लक्स होगा वो क्या है, प्राथमिक कुंडली में धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, मतलब यही है ना कि भैया प्राथमिक कुंडली में धारा के कारण ही दूसरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, तभी तो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी बच्चों। इसलिए φ2 ये प्रोपोर्शनल किसके, I1 के है। अब इसको अगर हम हटाएंगे भैया, अगर φ2 बराबर कर देंगे बच्चों, इसको हटा देंगे तो अब की बार यहां m आ जाता है, m इंटू I1। m क्या है अब की बार, ये अन्योन्य प्रेरण गुणांक हो जाता है। ठीक है, इसको यहां पे अब लिखेंगे कि अवकलन करने पर तो भैया हम जब अवकलन करेंगे ना रसगुल्लों, तो अवकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, d(φ2) अपान dt बराबर ये हो जाएगा d/dt, और यहां पर क्या हो जाएगा, mi1 हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अभी हम इसको लिख सकते हैं कि d ये φ2 अपान dt बराबर, भैया m बाहर ले लेंगे बच्चों, m बाहर, तो ये क्या हो जाएगा di1 अपान dt, ये हो जाएगा। अब यहां पर भैया अब की बार देखिए, चूंकि हमने बताया ना कि भैया आपका अब की बार यहां E बराबर d∅ अपान dt होता है, तो अब की बार यहां E2 बराबर हम लिख देंगे d∅2 अपान dt, क्योंकि यहां पर d∅2 है, तो यह वैल्यू जो यही वैल्यू है भैया हम यहां पुट कर देंगे, इसके स्थान पे ये E2 हो गया, बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका m इंटू di1 अपान dt हो गया। ठीक है ना, अब उसके बाद अब ध्यान समझना, हमको चाहिए m बराबर, तो ये इधर आ जाएगा, तो हमको चाहिए m बराबर, तो m बराबर जब लिखेंगे तो ये इधर आ जाएगा पूरा इसके नीचे, तो भैया हो जाएगा E2 अपान di1 अपान dt। ठीक, यही फार्मूला हो जाएगा m यानी अन्योन्य प्रेरण गुणांक के बराबर। ठीक, अब फिर वही आपको क्या है, लॉजिक लगाना है। यदि इसी में बच्चों यदि हम क्या कर दे भैया, आपका ये di1 अपान dt बराबर 1 कर दें, ठीक है, इसके बराबर 1 कर दें, तो फार्मूला आपका नया क्या जनरेट हो गया, यहां से देखिए वही चीज, यानी m बराबर E2 अकेले तो बचा, नीचे इसके बराबर आए, तो m बराबर E2। अब कह क्या रहा है वही तो समझो, कह रहा है किन्हीं दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक यानी m2, कह रहा है किसी द्वितीयक कुंडली में उस प्रेरित विद्युत वाहक बल, द्वितीयक E2 है यानी द्वितीयक, तो द्वितीयक कुंडली में उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। कह रहा है कि जो प्राथमिक कुंडली भाई
1 है। तो प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। तो यहां पे di/dt का मतलब ये प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर को बताता है। ठीक है, तो ये आपका भी अगर देखें तो परिभाषा कहां से आए, इसी फार्मूले में अगर di1/dt बराबर 1 रख दें तो आपका परिभाषा निकल कर सामने आ। यही तो कह रहा है ना कि भैया दो कुंडलियों के बीच उत्पन्न अन्योन्य प्रेरण गुणांक दूसरी कुंडली में उत्पन्न उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जो कि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। बस यहीं से निकली परिभाषा। तो भैया इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा और इसका विमा क्या हो जाएगा, दोनों जानना जरूरी है ना। तो भैया इसका मात्रक भी वही होगा हेनरी, ठीक है, और इसका विमा भी वही होगा ml² t⁻², a⁻², ठीक है। तो ये डायमेंशनल फार्मूला भी इसका वही होगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर अन्योन्य स्वप्रेरण गुणांक है, यहाँ अन्योन्य प्रेरण गुणांक, ठीक है। तो दोनों के मात्रक हेनरी, दोनों के विमा भी सेम हो जाएंगे। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना। चलिए अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं अगला जो हमने ये देखा था, ठीक है। ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है और ऊंचाई तथा अपचाई ट्रांसफार्मर में आपको अंतर लिखना है। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन, 23 में भी आया है, 24 में भी पूछा गया है, ठीक। मोस्ट इंपोर्टेंट अपन इसको बोलेंगे बबुआ, ज्यादा मतलब ज्यादा यहां से क्वेश्चन ट्रांसफार्मर से आधारित इसी तरह के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है, एक ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात भी पूछता है, भी उसको भी देखेंगे। ट्रांसफार्मर सिद्धांत भाई किस सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर ट्रांसफार्मर की स्ट्रक्चर समझें तो भैया ट्रांसफार्मर की स्ट्रक्चर जो होती है इस तरह से, है ना। इस तरह से अगर देखें तो भैया इसमें होता क्या है, इस तरह देखिए, इसमें होता क्या है कि इस तरह से भैया पटलित क्रोड होती हैं, ठीक है। यहां पर क्या होती है, इस तरह से पटलित क्रोड होती हैं, ठीक है। इस तरह से क्या होती हैं, पटलित क्रोड रखी जाती है ना। ट्रांसफार्मर की स्ट्रक्चर आपने देखा होगा भैया, ट्रांसफार्मर की स्ट्रक्चर क्या है आपने देखा है, ठीक। इस तरह से अगर हम देखें तो यहां पर भाई, यहां पर जो तांबे के तारों में कई फेरे लपेटे जाते हैं इस तरह से, इस तरह से, ठीक। इधर एक सोर्स होता है और इधर भी एक सोर्स होता है, इस तरह से, ठीक है। इसको एक एसी सोर्स से लगा देते हैं, एसी सोर्स से लगाया जाता है। तो भैया इधर जो होता है इसको बोलते क्या है, प्राथमिक कुंडली, ठीक है। प्राथमिक कुंडली इधर हो जाती है और इधर क्या है भाई, इधर तो प्राथमिक कुंडली होती है और ये है द्वितीयक कुंडली, द्वितीयक कुंडली होती है। एक तरफ प्राथमिक एक तरफ द्वितीयक, ठीक। इसमें देखिए जैसे होता है अन्योन्य प्रेरण गुणांक में भी दो कुंडलियों के बीच होता है, इसमें भी सेम लॉजिक होता है। जब प्राथमिक कुंडली को किसी ऐसी सोर्स से यानी प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ दिया जाता है तो भैया जैसे ही धारा का प्रवाह होता है तो प्राथमिक कुंडली में जैसे ही धारा बहती है तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, जिसके कारण दूसरी कुंडली में भी क्या होता है, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल या एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण। तो यह घटना होता है अन्योन्य प्रेरण। इसीलिए जो ट्रांसफार्मर होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो अन्योन्य प्रेरण, ठीक है। किस पर, अन्योन्य प्रेरण। तो जो ट्रांसफार्मर होता है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है।
इसकी सहायता से प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान परिवर्तित किया जा सकता है। यानी ट्रांसफार्मर एक ऐसा साधन है जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या ज्यादा करता है, हाई को लो कर सकता है, लो को हाई कर सकता है। अब उपचाई और अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर लिखना है, तो अंतर मतलब यहां पर यही है भैया कि उच्चाई ट्रांसफार्मर क्या है, क्या करता है, और अपचाई ट्रांसफार्मर क्या करता है, बस यही बताना है। ठीक है, अपचाई ट्रांसफार्मर क्या करता है, अपचाई ट्रांसफार्मर ठीक क्या करता है। देखिए उच्चाई ट्रांसफार्मर जो होता है ये क्या है भैया, उच्चाई ट्रांसफार्मर की बात कर लें तो ये कि निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को, ठीक, निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को क्या करता है भैया, उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता में बदल देता है। और अपचाई ट्रांसफार्मर उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को क्या करता है, निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलने का काम करता है। तो ये होता है उच्चाई और अपचाई ट्रांसफार्मर। आई बात समझ में? तो बहुत ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, बस यही आपको समझना था। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए भैया अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ये तो हमने देख ही रखा है। ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात क्या होता है, ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात क्या होता है ये आपको बताना है। तो ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या का जो अनुपात होता है उसी को परिणमन अनुपात कहते हैं। ठीक, आसान है भैया, परिणमन अनुपात। अब इसको आर से दर्शाते हैं, आर बराबर क्या कह रहा है कि द्वितीयक, अभी बताया ना कि भैया दो ये कुंडली है, ये प्राथमिक कुंडली, ये द्वितीयक कुंडली। तो प्राथमिक कह रहा है द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या है मतलब एन, और द्वितीयक कुंडली है तो एस लगा दिया, एनएस यानी सेकेंडरी। और कह रहा है प्राथमिक कुंडली है तो भैया प्राथमिक कुंडली ये एन और उसके बाद ये पी। तो इनका जो रेशियो होता है इसी को कहते हैं परिणमन अनुपात। ये क्या होता है, परिणमन अनुपात। या फिर इसी को ऐसे भी लिख दें, चूंकि भैया देखिए जो आपका एन एस अपान एन पी है ये किसके बराबर होता है, तो वी एस अपान वीपी के भी बराबर होता है, या इसी को ई एस अपान ईपी भी लिखते हैं। तो ये भैया हम सब एक दूसरे के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, परिणमन अनुपात। सीधी सी बात है कि ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या तथा प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात को परिणमन अनुपात कहते हैं। सीधा सा लॉजिक है बस, और कुछ भी नहीं। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अनुनादी परिपथ से क्या तात्पर्य है। और एलसीआर श्रेणी अनुनादी परिपथ के लिए अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक आपको क्या है, लिखना है। ठीक है, तो भैया देखिए अनुनादी परिपथ क्या, अनुनादी आवृत्ति भी बताया, वह आवृत्ति जिसके लिए प्रेरित मतलब जो प्रेरकी प्रतिघात होता है धारती प्रतिघात के बराबर होता है, तो उस आवृत्ति को अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। बट अनुनादी परिपथ पूछा है तो कोई दिक्कत ना, अब की बार वहां पर हम परिपथ बोल देंगे। तो जिस परिपथ में प्रेरण प्रतिघात धारतीय प्रतिघात के बराबर हो, ठीक, प्रेरण प्रतिघात जिसको भैया एक्स एल बोलते हैं, धारतीय प्रतिघात यानी एक्स सी के बराबर हो, ठीक है, के बराबर हो, तो उस परिपथ को क्या कहते हैं, तो भैया वो परिपथ अनुनादी परिपथ होता है। अब अनुनादी परिपथ के लिए क्या है, अनुनादी आवृत्ति का फार्मूला लिखना है। तो अनुनादी आवृत्ति का फार्मूला अब देखें, अगर हम देखें एक्सएल बराबर, यहां देखिए फार्मूला कैसे निकलेगा भैया, अगर इसमें देखें बच्चों एक्सएल बराबर ओमेगा इंटू एल होता है, एक्ससी बराबर 1 अपान ओमेगा इंटू सी होता है। इसको यहां ले जाएंगे तो ओमेगा बराबर 1 अपान ये एल इंटू सी, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ, ठीक, बराबर 1 अपान ये क्या हो जाएगा भैया एल इंटू सी। ठीक है,
सॉरी, ये उधर आएगा तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, तो इसके भैया बराबर ये वर्ग हो जाएगा। या इसको ऐसे कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, यहाँ ओमेगा स्क्वायर है तो इसको ऐसे कर सकते हैं 4 पाई, ठीक, 4 पाई स्क्वायर ये एफ स्क्वायर बराबर 1/LC, ठीक है, इतना हो जाएगा। या फिर यहां पे हम एफ स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 1 नीचे चला जाएगा 4 पाई स्क्वायर ये L इंटू सी। या फिर हमको भैया चाहिए केवल और केवल एफ बराबर, है ना, अनुनादी आवृत्ति लिखना है तो हमको केवल एफ बराबर चाहिए, तो एफ बराबर जब करेंगे तो ये करणी लग जाएगा, तो 1 ये पूरा करणी लग जाएगा 4 पाई स्क्वायर L इंटू सी, इतना हो जाएगा। या f बराबर कर देंगे 1 इसको बाहर निकालेंगे 2 पाई बच जाएगा और करणी में L इंटू सी। तो यही क्या हो जाता है, अनुनादी आवृत्ति के लिए भैया व्यंजक हो जाता है, यानी फार्मूला, ठीक है। अनुनादी आवृत्ति f बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/2 पाई रूट में L इंटू सी, ठीक है। L क्या है भैया, प्रेरकत्व है, ठीक है। C क्या है, धारिता है। F क्या है, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 1 मिनट, हाँ, अगला क्वेश्चन है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे किसे कहते हैं और इनके गुण क्या है, आपको बताना है। ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको हम बोल देंगे, ठीक है, कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे किसे कहते हैं और वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण लिखना है। ये आपके 8वें चैप्टर से है, ठीक है। तो वैद्युत तरंग तथा चुंबकीय तरंगों के ज्यावक्र के अध्यारोपण से जो तरंगे प्राप्त होती हैं उसे कहते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगे। हमने अच्छे से समझाया था, अगर आपको पता हो, नहीं भी पता है ना, डोंट वरी। जैसे भैया इस तरह से हम ये अक्ष को दर्शा दे रहे हैं, ठीक है, ये भैया x होता है, ये y है और ये z है। अब कह रहा है जैसे यहां पर है किसी बिंदु से, अब इसमें से जैसे भैया कह रहा है कि बोल रहा है कि वैद्युत तरंग, ये वैद्युत तरंग मान लेते हैं, वैद्युत क्षेत्र को दर्शा रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र को, तो कह रहा है कि वैद्युत तरंग, तो यहां से एक वैद्युत तरंग को दर्शाते हैं इसे हम इस तरह से वैद्युत तरंग, और दूसरा कह रहा है कि भैया चुंबकीय तरंग, और दूसरा चुंबकीय तरंग इस तरह से आगे बढ़ रही है। तो इनके ज्यावक्र से, यानी जब ये आगे की तरफ बढ़ रही हैं समय के साथ इधर, तो ज्यावक्र से भैया जो ये आकृति बन रही है, यानी जो तरंगे निकल रही हैं आगे की तरफ, जो बढ़ती हुई तरंगे चल रही हैं, यही होती हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगे, क्योंकि ये वैद्युत तरंगे और चुंबकीय तरंगों दोनों से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो यहां पर जैसे ये भैया आपकी दोनों, एक ग्रीन से, एक आपको दिख रहा है भैया यहां पर क्या, येलो से, तो दोनों क्या है, ये दोनों तरंगे जब अध्यारोपित हो मिलती हैं तो इनसे एक जो नई तरंग निकलती है उसी को कहते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंग। अब वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण जान लेते हैं बबुआ। भैया पहला क्या हो जाता है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों का जो वेग है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है, यानी प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती, उसी चाल से ये भी आगे की तरफ बढ़ती हैं। अगला है कि जो वैद्युत चुंबकीय तरंग है ये त्वरित आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न होती हैं, ठीक। नेक्स्ट है इन तरंगों की प्रकृति जो होती है अनुप्रस्थ होती है, ठीक है ना, ये अनुप्रस्थ तरंगों की भांति चलती हैं, बहुविकल्पी में पूछता है, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, ठीक है ना, पूछेगा अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य दोनों, इनमें से कोई नहीं। अगला है कि इन तरंगों में कोई आवेश नहीं होता, इन तरंगों पर कोई भी आवेश नहीं होता है। और नेक्स्ट है कि इन तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी जैसे प्रकाश है निर्वात में चल सकता है, सेम उसी तरह से वैद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए भी कोई माध्यम की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये प्रकाश की चाल से ही चलता है, ठीक है। तो समझ में आ गया, ये था वैद्युत चुंबकीय तरंग और वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण। चलिए बच्चों जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया, तो बस आज के इस वीडियो में इतने ही। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन थे 2 नंबर वाले, जो हमने करवा दिए। उम्मीद है आप सबको अच्छे से समझ में आ गए होंगे सारे के सारे क्वेश्चन।
अगर वीडियो पसंद आई हो बबुआ तो प्यार से लाइक ज़रूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।